तो एवरीवन, सबसे पहले आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर पीआरएस मैथ क्लास पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। और पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ कितने अवस्था में पाया जाता है, पदार्थ की कितने अवस्थाएं होते हैं, पदार्थ का क्या क्या गुण और अवगुण होता है, ये सभी के बारे में जानेंगे सिर्फ वन शॉट में। और आप लोग को पूरा वीडियो तक रहना है ताकि आप लोग सीख पाए। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो भी मैं आप लोग को करवाऊंगा। आप लोग देख ही रहे, थंबनेल पे लिखा हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या है, इसके प्रकार और विशेषताएं, पदार्थ की अवस्थाएं, कितने अवस्था में पाई जाती है, ठोस है, द्रव है, गैस है। ठोस मतलब कि सॉलिड हो गया, द्रव मतलब लिक्विड हो गया, और गैस मतलब गैसी होता है। पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के परमाणु भी होते हैं। ये सारे चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आप लोग को बताएंगे। आगे का इसका कौन सा चैप्टर उसके बारे में भी बताएंगे। पदार्थ का वर्गीकरण है, उसके आगे जाएंगे, परमाणु है, अणु है, ठीक है, ये सारा चीज़ है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ। लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को सबसे पहले आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक है। हमसे जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आप लोग को करवाऊँगा और मैं आप लोग को 100% गारंटी देता हूँ। इससे रिलेटेड जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा। अभी 9th क्लास में आप लोग उठा के देख लीजिएगा, इससे जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो 100% आप लोग के एग्जाम में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, महत्वपूर्ण तथ्य एक दृष्टिकोण। मतलब यहाँ पे जो लिखा है महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें जो हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरेबल फैक्ट्स एट अ ग्लैंस, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ द दृष्टिकोण डालते हैं पदार्थ पे। आखिर पदार्थ है क्या, पदार्थ क्या होता है, इस पे डालेंगे दृष्टिकोण के आखिर पदार्थ जो है क्या होता है। पदार्थ देखिए, पदार्थ जो है, पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि पदार्थ आखिर है क्या। मैं यदि आप लोग को बताऊं तो पदार्थ जो है, पदार्थ हमारे आसपास के चारों साइड जो वस्तुएं होते हैं उन्हीं को हम पदार्थ बोलते हैं। जैसे इसमें परिभाषा दिया हुआ है, पदार्थ की एक परिभाषा हम देखें तो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, वह पदार्थ कहलाती है। यह जो होता है यह कणों का बना होता है तथा इसके कण अत्यंत सूक्ष्म एवं अनवरत गतिशील रहते हैं। इसके जो भी कण होते हैं वह क्या रहते हैं, अनवरत गतिशील रहते हैं। इसके कण जो भी होते हैं वह अनवरत गतिशील होते हैं, ठीक है। अब मैं यहीं पे देखूं तो द्रव की परिभाषा के बारे में बात करूं तो सबसे पहले चलिए मैं बात कर लेता हूं कि पदार्थ जो है, पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके कि पदार्थ जो है कितने अवस्था में पाया जाता है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं यदि बात करूं तो पदार्थ कितने अवस्था में पाए जाते हैं। पदार्थ 3 अवस्था में पाए जाते हैं। पहला है ठोस, दूसरा द्रव है, और तीसरा क्या है, तीसरा जो है गैस है, ठीक है। ठोस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, SOLID सॉलिड। यहीं द्रव को लिक्विड बोला जाता है, इसे एक्वा भी बोल सकते हैं, और गैस को गैस बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ की परिभाषा जो है, द्रव क्या है, पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना एवं उनके स्पष्ट गुण होते हैं, उन्हें ही द्रव कही जाती है। पदार्थ वह चीज है, पदार्थ जैसे कि हमारे आसपास की वस्तु, हमारे आसपास की जो भी वस्तु होते हैं, चाहे ईंटें हो, लकड़ी हो, जो भी वस्तु हो, वो सभी क्या है, पदार्थ है। पदार्थ हम उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है, आयतन होता है, और जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ जो है, पदार्थ कणों का बना होता है, परमाणुओं का बना होता है। इसके कण अत्यंत क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और अनवरत होते हैं। अब द्रव की परिभाषा देखें तो द्रव पदार्थ का वह रूप है जिसके एक निश्चित संरचना होता है। द्रव जो है पदार्थ का वह रूप है जिसका एक निश्चित संरचना होता है, उसी को हम द्रव कहते हैं। और इसका निश्चित तो संरचना होता है, लेकिन इसके स्पष्ट गुण हो वह द्रव कहलाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था ठोस है, द्रव है, गैस है, जैसा मैंने आप लोग को बताया। इसके बाद यदि हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर का, तो नेक्स्ट नंबर के स्लाइड पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर के स्लाइड पे चलते हैं। आप लोग नेक्स्ट नंबर के स्लाइड पे देखेंगे, देखिए नेक्स्ट नंबर के स्लाइड पे कणों के गुण। कणों के गुण जो है,
ये कणों के गुण क्या होते हैं। मैं बात करूँ यदि कणों के गुण के बारे में, तो जो पदार्थ क्या होता है, कणों का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है, तो कणों का बना होता है। यदि आप लोग से पूछा जाएगा कि पदार्थ क्या चीज़ का बना होता है, पदार्थ क्या चीज़ का बना होता है, पदार्थ क्या चीज़ का बना होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे। पदार्थ क्या चीज़ का बना होता है, तो पदार्थ जो है यह कणों का बना होता है। पदार्थ कणों का बना होता है, पदार्थ कणों का बना होता है। और पदार्थ में उपस्थित ये कण बहुत छोटे छोटे हैं। जो पदार्थ में कण उपस्थित होते हैं वह बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। और ये सभी कण मिलकर एक संरचना बनाते हैं, वही उसी को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। एक चश्मा चीनी में करोड़ों कण होते हैं। एक चम्मच चीनी में करोड़ों कण होते हैं। एक चम्मच चीनी की यदि बात करें तो 1 करोड़ चीनी में करोड़ों कण होते हैं। और यही हम बात करें, पदार्थ के कण जो है अनवरत होते हैं। आखिर अनवरत का मतलब क्या है। पदार्थ के कण जो है गतिशील रहते हैं। हमेशा क्या होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, रहते हैं। इनकी गति तापमान बढ़ाने पर और तेज हो जाती है। यदि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, कणों होते हैं, इनकी यदि तापमान बढ़ा दी जाए, तापमान जो बढ़ा दी जाए तो यह क्या होगा, इनकी तापमान बढ़ा दी जाए तो इनके कण में क्या आ जाएगा, तेज गति आ जाएगी। और कणों के इस निरंतर गति के कारण विसरण और वाष्पीकरण जैसा प्रक्रिया होता है। कणों के यही गति के कारण क्या होता है, विसरण और वाष्पीकरण जैसा प्रक्रिया होता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे वाला नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है, इसमें देखिए आप लोग, इसमें हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कितने अवस्था में पाए जाते हैं, तो पदार्थ 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ के कण के मध्य रिक्त जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं। मान के चलिए यह पदार्थ है, ठीक है, यह पदार्थ है। इनके बीच जो यह खाली स्थान होता है, यह कौन सा स्थान होता है, तो यह जो स्थान होता है यह अंतरा आणविक स्थान कहलाता है। अंतरा आणविक स्थान कहलाता है। और पदार्थ के कणों के मध्य जो स्थित बल होता है, जो पदार्थ के कणों के बीच में जो बल होता है मध्य में स्थित, उसे क्या कहते हैं, उसे अंतरा आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। यह चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि पदार्थ के कितने अवस्थाएं होते हैं। पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्थाएं होते हैं। पहला अवस्था ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। और पदार्थ के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं उसे अंतरा आणविक स्थान कही जाती है। और इसी अंतरा आणविक स्थान जो है, जो मध्य में अंतरा आणविक स्थान होता है, इसमें जो आपस में बल लगता है, उस बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। यही यदि नीचे देखें तो ठोस पदार्थ की आकृति और उसका आयन क्या होता है, निश्चित होता है। आप लोग से यदि पूछा जाए कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन क्या होता है, तो ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। ठोस पदार्थ को कहीं रखा जाएगा तो वह अपना आकृति लेगा, आयतन लेगा और उसी जगह वह रहेगा, ठीक है। आयतन का मतलब हुआ अपना जगह छेकना। इनकी आयतन निश्चित होती है। आकृति का मतलब उसका साइज हो गया, साइज को ही हम लोग आकृति बोलते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थ यदि घनत्व के बारे में पूछे तो ठोस पदार्थ घनत्व कैसा होता है, तो ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है यह काफ़ी उच्च होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। यह चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और ठोस पदार्थ क्या होते हैं, असंपिंडीय होते हैं। ठोस पदार्थ यदि पूछा जाएगा क्या होते हैं तो क्या बताओगे आप लोग, ठोस पदार्थ असंपिंडीय होते हैं, अर्थात इनके आयतन को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। असंपिंडीय का मतलब क्या होता है, असंपिंडीय का मतलब जो होता है असंपिंडीय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ठोस पदार्थ का असंपिंडीय का मतलब इनका जो आयतन होता है ठोस पदार्थ का, ना ही उसे घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इनके साइज को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। यदि हम तोड़े एक मौजूद वस्तु से तो घटाया जा सकता है। आप लोग ये दिमाग में नहीं सोचिएगा कि सर यदि हम इसे कोई वस्तु से तोड़ देते हैं छेनी हथौड़े से तो इनका साइज और आकृति में
कमी आ जाएगी, घट जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं आप लोग को करना है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कमेंट भी नहीं करना है, ठीक है। इसलिए कि मैं जो बता रहा हूँ वही फैक्ट है। ठोस पदार्थ जो होता है अशुपिंडीय होता है, अर्थात इनके आयतन को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। यह चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे ठोस पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। ठोस पदार्थ में गुण भी होता है और ठोस पदार्थ में गुण होता है। क्या आप लोग को क्या लग रहा था ठोस पदार्थ में गुण नहीं होता है? देखिए, पदार्थ कोई भी हो उसका अपना गुण होता है, चाहे पदार्थ हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, दुनिया में जितने भी चीज़ हैं उसमें एक गुण और अवगुण रहता ही है। यह चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो ठोस पदार्थ के भी गुण होते हैं। ठोस पदार्थ की आकृति और उसका आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ अशुपिंडीय होते हैं, अर्थात इनके आयतन को न ही घटाया जा सकता है न ही बढ़ाया जा सकता है। और ठोस पदार्थ में अवयवी कण नियमित रूप से सजे रहते हैं। ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं, अवयवी कण, वह नियमित रूप से सजे होते हैं, जिसे जालक कहते हैं। ठोस पदार्थ में जो अवयवी कण होते हैं इसी को जालक भी कहा जाता है। ठोस पदार्थ में जो अवयवी कण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे जालक कही जाती है। यदि आप लोग से पूछा जाएगा कि जालक किसे कहते हैं तो आप लोग बताएंगे ठोस पदार्थ में जो कण सजे रहते हैं उसी को जालक कहते हैं। चलिए, इसके बाद है ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है और ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ की यदि घनत्व की बात की जाए तो ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है, ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? ठोस पदार्थ का घनत्व हमेशा उच्च होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व जो है हमेशा उच्च होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व कैसा होता है? उच्च होता है। और ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक, ठोस पदार्थ के यदि द्रव्यनांक की बात की जाए तो ठोस पदार्थ के जो द्रव्यनांक होते हैं, ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक, ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक जो होते हैं, क्वथनांक यह भी काफ़ी उच्च होता है। यह भी चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक और क्वथनांक प्रायः क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अच्छा, यह जो पाषाण एवं संगमरमर ठोस पदार्थ के प्रमुख उदाहरण है। ठोस पदार्थ यदि आप लोग से पूछा जाएगा प्रमुख उदाहरण क्या है तो पाषाण क्या है? पाषाण जो है ठोस पदार्थ के प्रमुख उदाहरण है। और क्या है? संगमरमर। संगमरमर क्या है? संगमरमर है। संगमरमर एक पत्थर है, ठीक है। ठोस पदार्थ के प्रमुख उदाहरण की बात की जाए तो इनके दो उदाहरण हैं, पाषाण है एवं क्या है? संगमरमर है। चलिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर की स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट नंबर की स्लाइड पे हम यहाँ पे देखेंगे ठोस पदार्थ की ओर एक दृष्टिकोण डालते हैं। तो इसके जो गुण और अवगुण थे उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। अभी हम देख रहे थे गुण को, तो गुण के बारे में ही जानेंगे। अभी हमने बताया कि ठोस पदार्थ में अवयवी कण नियमित रूप से सजे रहते हैं, जिसे जालक कही जाती है। और ठोस पदार्थ की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। ठोस पदार्थ अशुपिंडीय होती है, इनके आयतन को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होती है और ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। पाषाण एवं संगमरमर इसका क्या है? प्रमुख उदाहरण है। चलिए आगे का नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, यह पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की यदि हम अवस्थाएं की बात करें तो पदार्थ की जो अवस्था होती है, पदार्थ की अवस्था की बात करें तो पदार्थ की जो अवस्था होती है, पदार्थ की तीन अवस्था होती है। ठोस पदार्थ के गुण क्या होते हैं? ठोस पदार्थ के गुण की बात करें तो ठोस पदार्थ के गुण मैंने अभी आप लोग को बताया कि ठोस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। और मैंने अभी आप लोग को क्या बताया? ठोस पदार्थ अशुपिंडीय होते हैं, जिसके साइज को नहीं कम किया जा सकता है नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और ठोस पदार्थ में और भी गुण होते हैं। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसे पानी में नहीं बहाया जा सकता। और ठोस पदार्थ के कण आपस में बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं, जिसके कारण वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र रूप से गमन नहीं कर सकते हैं। ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर उनका प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। यह गुण ठोस पदार्थ को द्रव से अलग बनाता है। यह गुण ठोस पदार्थ को क्या करता है? द्रव से अलग बनाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ठोस पदार्थ क्या ऊर्ध्वपातन होते हैं। ठोस पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातित होते हैं।
तो ठोस पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति तो नहीं होती है। ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर उनका प्रसारण और संकुचन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यह चीज़ आप लोग जान गए होंगे। और यदि मैं बताऊं इसके बाद, तो किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव की अवस्था में आए सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यदि आप लोग से पूछा जाए कि ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ऊर्ध्वपातन की बात करें तो ठोस पदार्थ बिना द्रव की अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यह एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के बारे में पूछा जाएगा, यह प्रक्रिया कैसी है। यह एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रिया है। तो एवरीवन, चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर का फैक्ट देखते हैं। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। अमोनियम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड। क्या होंगे? अमोनियम क्लोराइड होंगे। इसके बाद यदि बात करें तो आयोडीन होंगे, उसके बाद कपूर होंगे, नेफ्थेलिन होंगे एवं शुष्क बर्फ होंगे। ये सभी पदार्थ जो हैं ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं बिना द्रव में परिणत हुए। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन वही चीज़ है जब ठोस पदार्थ बिना द्रव की अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो गाइस, क्लियर है आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। ठोस पदार्थ का जैसा कि मैंने बहुत सारा गुण देखा, इनका और भी गुण है। द्रव की ठोस पदार्थ की नहीं, ठोस का मैंने जान लिया। अब हम आते हैं द्रव के बारे में। अब जानेंगे द्रव का गुण क्या होता है। द्रव की यदि मैं बात करूं तो द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इसका आयतन निश्चित होता है। अच्छा, मुझे आप लोग बताइए द्रव की आकृति कैसे निश्चित नहीं होती है, लेकिन किंतु इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो चलिए गाइस, मैं आप लोग को बताता हूँ इसका आयतन कैसे निश्चित होता है, वह मैं आप लोग को बताऊंगा अभी। अच्छा, मैं यदि आप लोग से पूछूं तो मान के चलिए ये एक बर्तन है। ये क्या है? ये जो आप लोग को दिख रहा है एक बीकर, यह एक बर्तन है। ये जो है ये एक बर्तन है और इस बर्तन में क्या है? जल है। इस बर्तन में जो है जल है। और दूसरा इसी टाइप का हम एक बर्तन ले लेते हैं, लेकिन वह बर्तन इससे छोटा आधा है। यदि मैं उस बर्तन में द्रव को रखूं तो वह क्या लेगा? आधा कप का ही साइज ले लेगा। वह आधा कप का साइज ले लेगा। इसीलिए मैंने बोला कि द्रव की जो आयतन होता है वह निश्चित होती है, लेकिन इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। आकृति जिस पदार्थ में उसे रखा जाएगा, जिस बर्तन में रखा जाएगा, उसकी आकृति ले लेगी और आयतन ले लेगा। उसका ही क्या करेगा? आकृति मतलब साइज बना लेगा। उसका साइज बना लेगा और उसका आयतन निश्चित नहीं होता। इनका आयतन जो है निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। आकृति जिस भी जाएगा बर्तन में उसका आकृति लेगा। आयतन मतलब जगह जो छेकेगा वह निश्चित होता है। यह कितना जगह छेकेगा यह निश्चित होता है, लेकिन इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। यदि मैं द्रव की बात करूं तो द्रव का जो घनत्व होता है, द्रव का घनत्व इनके ठोस पदार्थ के ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। मतलब जब द्रव को ठंडा किया जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है, तो इनका जो ठोस रूप होता है उनके घनत्व से इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। और द्रव क्या होता है भाई लोग? तो द्रव जो होता है प्रायः असपिंडीय होते हैं। असपिंडीय का मतलब जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया इससे पहले वाले स्लाइड में, द्रव क्या होता है? द्रव असपिंडीय होते हैं। पूछा जाएगा द्रव क्या होता है, तो द्रव असपिंडीय होते हैं। चलिए, द्रव के गुण मैंने देखा, अभी 2-3 गुण ही देखा। इसके बाद मैं और भी गुण के ऊपर चर्चा करूंगा। देखिए, द्रव पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रवों में परस्पर मिश्रित होने का गुण पाया जाता है, क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है। और द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु इसका आयतन निश्चित होता है। किंतु इनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रवों के द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थ से प्रायः कम होते हैं। द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। द्रव प्रायः क्या होते हैं? असपिंडीय होते हैं। यह भी मैंने अभी आप लोग को बता दिया। चलिए, अब यदि मैं बात करूं इनकी मुख्य अवधारणा की, तो इनकी जो मुख्य अवधारणा है, इनकी मुख्य अवधारणा क्या है? इनका जो मुख्य अवधारणा है, यहाँ देखिए प्रसारण है। प्रसारण वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव के
कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं तो उस प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं और द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती किंतु इसका आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मुख्य अवधारणा की यदि बात करें तो यह अवधारणा आप लोग को याद रखना है, क्योंकि हो सकता है यह अवधारणा आप लोग से पूछ सकता है आपके एग्जाम में। यह चीज़ आप लोग को अभी से लेकर 10th क्लास 12th तक आप लोग से पूछा जाएगा। प्रसारण वह प्रक्रिया है, यदि बात करें कि प्रसारण क्या है, प्रसारण यदि आप लोग से पूछे कि प्रसारण क्या है, तो प्रसारण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। उस प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं तो द्रव की आकृति निश्चित, उसे हम क्या कहते हैं, प्रसारण कहते हैं। मतलब जिनमें किसी द्रव के कण, जिन वस्तुओं में किसी द्रव के कण अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं और उस प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता से, मतलब कण की उच्च सांद्रता से कहाँ चला जाता है, निम्न सांद्रता में चला जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसारण कहते हैं। यहाँ पे आप आकृति देख सकते हैं, आकृति आप लोग को दी हुई, प्रसारण कैसे हो रहा है, यहाँ पे उच्च अवस्था से कण निम्न अवस्था में जा रहा है तो इसी को हम लोग प्रसारण कहते हैं। किंतु उसका आयतन निश्चित नहीं होता है। किंतु यदि मैं बात करूँ तो द्रव का, अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया कि इनका आयतन निश्चित कभी नहीं होगा, लेकिन इनकी आकृति इनका आयतन निश्चित होगा लेकिन इनकी आकृति कभी निश्चित नहीं होगी। चलिए इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। यदि हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप यहाँ पे निष्कर्ष, यहाँ पे द्रव का निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष क्या है कि उबलने पर किसी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन होना द्रव का जमना कहलाता है। यदि पूछा जाएगा द्रव का जमना क्या कहलाता है, तो द्रव का जमना क्या है, द्रव का जमना की बात की जाए तो आप लोग यह डिफिनेशन लिखेगा, उबलने पर वह किसी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन हो द्रव का जमना कहलाता है। उबलने पर किसी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन हो वह द्रव का जमना कहलाता है। जिस ताप पर द्रव ठोस रूप में परिवर्तन होता है उसे द्रव का हिमांक कहलाता है। देखिए यहाँ पे द्रव का हिमांक का भी परिभाषा लिखा हुआ है। द्रव का हिमांक किसे कहते हैं, तो द्रव के हिमांक की यदि बात की जाए तो द्रव जिस ताप पर द्रव ठोस रूप में परिवर्तन होता है, जिस ताप पर द्रव ठोस रूप में परिवर्तन होता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। लेकिन उबलने की वह प्रक्रिया जब द्रव को ठोस रूप में परिवर्तन कराया जाता है, जमाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जमना कहते हैं, जमना कहलाता है। अर्थात यदि हम इसका डिफिनेशन दें तो उबलने की वह प्रक्रिया द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन होना द्रव का जमना कहलाता है। उबलने पर कोई भी द्रव क्या हो, ठोस रूप में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम लोग जमना कहते हैं। इसी तरह यदि आप लोग क्या करते हैं, द्रव को उस ताप पर ठोस रूप में परिवर्तन करते हैं जिसे हिमांक कहा जाता है। द्रव को जब आप कोई ताप पर ठोस रूप में परिवर्तित करते हैं तो उस परिवर्तन को द्रव का हिमांक कहा जाता है। द्रव का हिमांक किसे कहा जाता है, द्रव को जिस ताप पर आप ठोस रूप में परिवर्तन करते हैं उसी ताप को द्रव का हिमांक कहा जाता है, उसी ठोस को द्रव का हिमांक कहा जाता है। अब यहाँ नीचे वाले आते हैं, नीचे वाले फैक्ट्स पे। तो नीचे आप देख सकते हैं किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर वाष्प परिवर्तन होना वाष्पन कहलाता है। देखिए यहाँ पे वाष्पन भी लिखा हुआ है। तो भाई लोग वाष्पन किसे कहते हैं, वाष्पन किसे कहते हैं, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे, द्रव का जो क्वथनांक होता है उसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पन कहलाता है। वाष्पन एक सतत प्रक्रिया है जो कि द्रव की सतह पर होता है। वाष्पन कहाँ होता है, तो वाष्पन जो होता है यह द्रव की सतह पर होता है, इसीलिए इसे सतत प्रक्रिया कही जाती है। और यदि बात की जाएगी कि वाष्पन क्या है, तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर वाष्प में परिवर्तन होना यही वाष्पन कहलाता है। चलिए गाइस आइए स्लाइड पे चलते हैं। और यदि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को आप लोग फटाक से शेयर भी कर दें। अब यहाँ पे देखिए द्रव की अवस्था की बात की जाए तो ठोस द्रव और गैस। द्रव की अवस्था,
द्रव की अवस्था क्या होती है? द्रव की अवस्था की बात की जाए तो द्रव कितने अवस्था में आ सकते हैं? वाष्पीकरण एवं क्या है? क्वथन की प्रक्रिया है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसे भी। वाष्पीकरण एवं क्वथन की प्रक्रिया। वाष्पीकरण की बात की जाए तो वाष्पीकरण से द्रव सतह कहाँ जाएगा? द्रव जो है वाष्पीकरण कहाँ से होता है? तो द्रव की सतह से होता है। कण उड़ते हैं। वाष्पीकरण में क्या होता है कि द्रव के जो कण होते हैं वह उड़ते हैं। और यदि पूछा जाएगा वाष्पीकरण कहाँ होता है, तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है यह द्रव के सतह पर होती है। आई होप कि आप लोग को जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा और वीडियो भी आप लोग को पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह के क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अभी हमारा जो है हमारे इस चैनल पर PRS मैथ क्लासेस पर यह हमारा पहला वीडियो होगा 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का। और द्रव की क्वथन की यदि बात करें तो द्रव का क्वथन जो होता है यह वाष्प का दाब होता है, जो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ताप को जितना बढ़ाया जाएगा वायुमंडल दाब उतना ही बढ़ेगा। क्वथनांक की बात की जाए तो ताप स्थिर रहता है तब वाष्प होता है। क्वथन की बात की जाए तो क्वथन कैसे होती है? ताप स्थिर और वाष्प। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आप लोग देखिए, क्वथनांक और द्रवनांक। यहाँ पे हम जानेंगे कि क्वथनांक और द्रवनांक में क्या अंतर है। क्वथनांक और द्रवनांक में क्या अंतर है? जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जब किसी द्रव का वाष्प दाब जो होता है उसका वाष्प दाब वह वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो तब द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलता है, उबलना प्रारंभ करता है, वह द्रव का क्वथन कहलाता है। द्रव की क्वथन की बात की जाए तो द्रव का क्वथन किसे कहते हैं? द्रव का क्वथन द्रव जिस ताप पर उबलना प्रारंभ करता है उसे द्रव का क्वथन कहते हैं। जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जब किसी द्रव का वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलता है उस ताप को ही द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। अच्छा, क्वथनांक पर द्रव का ताप तब तक स्थिर रहता है जब तक कि उसका संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तन नहीं हो जाए। क्वथनांक पर द्रव का ताप जो है तब तक स्थिर रहता है जब तक कि द्रव जो है वाष्प बनकर उड़ न जाए। जब तक कि द्रव वाष्प बनकर उड़ न जाए, अर्थात उसका संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तन न हो जाए। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव के रूप में परिवर्तन होता है वह ताप उसका द्रवनांक। अब द्रवनांक की बात और हिमांक की बात, द्रवनांक और क्वथनांक। क्वथनांक तो मैंने आप लोग को बता दिया। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक वह है जब किसी द्रव का वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव उबलने लगता है। और द्रव जिस ताप पर उबलता है उस ताप को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और द्रव तब तक उबलेगा जब तक उसका वाष्प न बनकर पूरा द्रव जो है वाष्प न बनकर परिवर्तन हो जाए, तब तक उबलते रहेगा। और जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना प्रारंभ करता है, द्रव के रूप में परिवर्तन हो जाता है, वह ताप द्रवनांक कहलाता है। यहाँ से अभी क्लियर हो गया होगा कि द्रवनांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव के रूप में परिवर्तन होता है वह ताप उसका द्रवनांक कहलाता है। इस प्रक्रिया में द्रव की सतह वाले कण उड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं। द्रव के जो सतह वाले कण होते हैं द्रवनांक में, इस प्रक्रिया में उड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं जो सतह वाले कण होते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर के स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर के स्लाइड में देखिए गैसों के गुण। अब हम आगे गैस के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाई गैस क्या है? यह क्लास जो है आप लोग का लंबा चलने वाला है। थोड़ा सा आप लोग भी पेशेंस रखें और क्लास को अच्छे से देखेंगे। और जितना भी चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यदि इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे, बना के आएंगे। और हमारी गारंटी है कि जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वो सटीक आप लोग के माइंड में घुस रहा होगा। यहाँ पर आप लोग को रटने का कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी मैं बताऊँगा 100% आप लोग के माइंड में सेट होते जाएगा। यह हमारी गारंटी है और हमारा आशा और विश्वास है। आई ट्रस्ट यू आप लोग पे। आई होप कि आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे होंगे जो भी थिंग्स मैं बता रहा हूँ।
अबाउट लिक्विड एंड सॉलिड एंड गैस के बारे में। अब गैस की बात करें तो गैस के गुण क्या होते हैं। यदि मैं गैस की बात करूं तो गैस का जो गुण होता है या गैस का गुण क्या होता है। गैस जो होता है, गैस की आकृति व आयतन के बारे में बात करें तो गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना ही कोई निश्चित आकृति होती है और ना ही कोई निश्चित आयतन होता है। गैस को जिस पात्र में रखा जाता है, गैस उसी पात्र को पूरा घेर लेता है, वही गैस की आकृति और आयतन हो जाती है। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस के घनत्व निम्न होते हैं। यदि ठोस और द्रव की तुलना करें, यदि हम गैस की कण की तुलना किसके साथ करें, ठोस और द्रव के साथ करें, गैस की तुलना यदि हम ठोस और द्रव के साथ करें तो इनके जो कण होते हैं गैस के, ठोस और द्रव की तुलना में यह काफ़ी ज़्यादा निम्न होता है। गैस की सपिंडता बहुत अधिक होती है तथा गर्म या ठंडा करने पर गैस प्रसारित या संकुचित होते हैं। गैस को जब गर्म किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा तो गैस क्या होगा, संकुचित होगा। और द्रव और यदि क्वथनांक की बात करें तो गैस के द्रव्यनांक और क्वथनांक ठोस और द्रव की तुलना में काफ़ी निम्न होते हैं। किसी गैस का वाष्प का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। जब कोई गैस वाष्प रूप में आ जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। जब कोई गैस क्या होगा, वाष्प के रूप में परिणत होने लगेगा, द्रव की अवस्था में आ जाएगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। आप लोग से क्वेश्चन बनेगा और पूछा जाएगा कि जब कोई गैस या पदार्थ द्रव की अवस्था में आ जाती है तो वह क्या कहलाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन भी मैंने आप लोग को बता दिया कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। जब कोई ऊर्ध्वपातन क्या होगा, ऊर्ध्वपातन की बात करें तो ऊर्ध्वपातन हम आप लोग को ठोस में बताए थे। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या चीज़ में बताए थे, द्रव में बताए थे या ठोस में बताए थे। जब कोई ठोस पदार्थ, मैंने आप लोग को बताया था ठोस में, जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव की अवस्था में आए सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और संघनन की प्रक्रिया में गैस क्या होगा, गैस द्रव की अवस्था में आ जाएगी। यह चीज़ तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और यदि वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो फटाफट से जाइए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। छोटा सा सपोर्ट चाहिए आप लोग से, सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोग के लिए अच्छे से क्लास लेके आ पाऊँ। और इस पे नहीं, मोबाइल पे नहीं, मैं आप लोग के लिए स्मार्ट बोर्ड पे लेके आ पाऊँ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर की स्लाइड देखें। तो नेक्स्ट नंबर की स्लाइड में आप लोग देखेंगे गैसों का व्यवहार कैसा होता है। देखिए ये जो फिगर आप लोग को दिख रहा है आपके सामने में, यह गैस का व्यवहार है। यह जो आप लोग देख रहे हैं यह गैसों का व्यवहार है। गैस का क्या है मेरे भाई लोग, गैसों का व्यवहार है। गैस का व्यवहार कैसा होता है, गैस अत्यधिक सपिंडीय होता है। गैस जो होता है, गैस अत्यधिक सपिंडीय होता है। गर्म करने पर गैस क्या होता है, प्रसारित होता है। देख रहे हैं आप कैसे गैस प्रसारित हो रहा है, मतलब फैल रहा है। गैस का प्रसारण विसरण होता है। गैस का जब प्रसारण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो गाइस आगे वाले नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हम आगे हैं गैस के नेक्स्ट स्लाइड पे, गैस के जो गुण जान रहे थे, गैस के गुण और अवगुण के बारे में। गैस का गुण मैंने जाना। अब गैस का यदि हम विसरण और संघनन की बात करें तो घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैस का प्रासरण मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैस का प्रासरण या विसरण कहते हैं। यदि बात करें कि गैस का प्रासरण या विसरण किसे कहते हैं, तो गैस का प्रासरण की बात करें तो भाई घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैस के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को, अर्थात घनत्व में अंतर रहेगा, घनत्व में अंतर रहते हुए, घनत्व में अंतर हो या ना हो रहते हुए भी गैस का यदि परस्पर मिश्रण हो जाना, गैस यदि दूसरे गैस में मिल जाएगा तो इसी स्वाभाविक प्रक्रिया को गैस का प्रासरण या विसरण कहते हैं। विसरण मतलब मिलना।
चलिए इसके बाद किसी गैस या वाष्प का द्रव्य रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। गैस का संघनन किसे कहते हैं? गैस का संघनन यदि वाष्प में परिवर्तन हो जाए, गैस द्रव्य रूप में हो जाए तो वह गैस का संघनन कहलाता है। गैस की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। गर्म या ठंडा करने पर गैस को प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। गैस को यदि आप लोग को संकुचित करना है तो गैस को क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, तो गैस क्या होता है? संकुचित हो जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये दो व्यक्ति हैं, एक ये इधर है, ये क्या कर रहे हैं? या एक रिसर्च कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और इसे जो आप देख रहे हैं शायद यह भी केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में क्या है? सुई है। क्या है? सुई है। तो भौतिक विज्ञान पाठ क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं हम 2-3 बार जान लिए हैं, तो एक बार और जानने का प्रयास करेंगे। पदार्थ कितने अवस्था में पाए जाते हैं? अभी मैंने आप लोग को बताया कि पदार्थ 3 ही अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन पदार्थ जो है 4 अवस्था में पाई जाती है। और बेसिकली आप लोग को पूछा जाएगा 3 ही अवस्था। यदि आप लोग को एक और अवस्था की बात की तो वह अवस्था क्या हो जाएगा? आप लोग से बात की जाती है तो एक और अवस्था की वह प्लाज्मा अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा अवस्था हो जाएगा। कोरिना विलानु क्या लिखा हुआ है भाई? जो भी हो प्रस्तुतकर्ता क्या है? दिनांक 28 अप्रैल 2040। भाई ये क्या आ गया है? चलो इसको इग्नोर करो, आगे चलते हैं। पदार्थ की यदि अवस्था पूछी जाएगी तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठीक है, चलिए आगे की अवस्था देखते हैं। क्लास हमारे हिसाब से बहुत लंबा जा रहा है, तो सो गाइस पेशेंस आप लोग रखें। स्टूडेंट आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है? भागना नहीं, क्लास छोड़ के क्लास करें ताकि आप लोग के समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? द सॉलिड स्टेट। ये द सॉलिड स्टेट क्या है मेरे भाई? द सॉलिड स्टेट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 3 स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, वही इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विफाइड, गैस। इनकी विशेषता है समुद्र तल पर वायु का दाब वायुमंडल दाब कहलाता है। वायुमंडल की दाब यदि पूछा जाए तो वायुमंडल की दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो है मेरे भाई क्या है? समुद्र तल पर वायु का जो दाब होता है, जो समुद्र तल पर जो वायु का दाब होता है उसे ही वायुमंडलीय दाब कही जाती है। दाब की इकाई क्या चीज़ में मापी जाती है? तो मेरे भाई पास्कल में मापी जाती है। क्या चीज़ में? पास्कल। वायुमंडल की दाब की बात करें क्या चीज़ में मापी जाती है? तो मेरे भाई पास्कल में मापी जाती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो ठोस, द्रव, गैस, एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण की बात करें तो वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है उसे ठोस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। ठोस पदार्थ का द्रव्यमान किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, कोई भी ठोस पदार्थ, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन, ठोस पदार्थ का द्रव्यमान। सीधा समझ लीजिए, यदि आप लोग से पूछे कि ठोस पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान मतलब द्रव में जाना, ठोस पदार्थ का द्रव बन जाना, उसी को द्रव्यमान कहते हैं। यदि हिमांक पूछे तो ठोस पदार्थ का हिमकरण होना। हिमांक मतलब हिमांक तो नहीं होगा, ठीक है? हिमांक। क्वथनांक पूछे तो ठोस पदार्थ का सीधा वाष्प में परिवर्तन हो जाना, उसे ही हम लोग ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। चलिए आइए, यदि हम इनके गुणधर्म की बात करें तो इनका जो गुणधर्म आप देख रहे हैं, द्रव्यमान पर ठोस से द्रव में परिवर्तन पर अवशोषित ऊष्मा को द्रवन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन बन गया, द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? द्रव्यमान पर ठोस में द्रव में परिवर्तन पर अवशोषित ऊष्मा को द्रवन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जिस ताप पर द्रव गैस में बदलता है वह क्वथनांक कहलाता है। अच्छा, क्वथनांक भी है। क्वथनांक देखिए यहाँ पे, जिस ताप पर द्रव गैस में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो गाइस वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लाइक कर दो। लाइक करने से ही इंगेजिंग बढ़ता है वीडियो पे, हमें भी लगता है कि कोई लाइक कर रहा है। तो चलिए आगे के चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड को हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड द्रव्यमांक एवं द्रवन। ये चीज़ मैंने आप लोग को बता ही दिया, द्रव्यमांक एवं द्रवन यहाँ पे वही लिखा हुआ है। वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है उस ठोस पदार्थ का द्रव्यमांक कहा जाता है। पदार्थ की तीनों अवस्था को एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। ठोस का द्रवन,
ठोस पदार्थ का द्रवन में परिवर्तन ठोस पदार्थ का द्रवन कहलाता है। यह प्रक्रिया एक निश्चित ताप पर होती है जिसे द्रवनांक कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है और द्रवन की गुप्त ऊष्मा द्रवन पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रवन अवस्था में परिवर्तन होने पर जितना ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ही द्रवन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो गाइस क्लियर है, ये सारा चीज़ आप लोग को क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस बताएं। और आगे की नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे और भी कुछ इनके गुण होंगे। क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं लेके जाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए होंगे, बोरिंग फील कर देंगे। तो गाइस क्लास को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्वथन आप लोग देख रहे हैं। क्वथन जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था में, गैसीय या वाष्प की अवस्था में पदार्थ में होता है। जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था में हो, गैस की अवस्था में या वाष्प अवस्था में होता है, परिवर्तन होता है, तो वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वह ताप उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। द्रव से गैस में कैसे जाता है? द्रव से गैस में द्रव पदार्थ को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उबलने लगता है जिससे वह वाष्प परिवर्तन हो जाता है जिसे गैसीय कहते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कही जाती है। तो भाई लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PRS मैथ क्लास को। वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या है? वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है यह क्या है? क्वथनांक पर किसी द्रव के गैस में परिवर्तन होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषण होती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं ऊष्मा एवं प्लाज्मा क्या है। यही अवस्था के बारे में हम आप लोग को बता रहे थे। इस अवस्था के बारे में पदार्थ की 4 अवस्था होती हैं। पहला क्या होता है? ठोस होता है, यह चीज़ आप लोग को मालूम है। तो भाई द्रव होता है, गैस होता है। इसके बाद बात करें तो क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था किसे कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था जो आप सूर्य को देखते हैं यह प्लाज्मा अवस्था में ही होता है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में आग जो है, आग क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा अवस्था का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा ताप और वहाँ पिघले। वहाँ उस ताप में यदि कोई इंसान जाए, कोई पदार्थ जाए तो वह भस्म हो जाए तुरंत। ठीक है, उसी को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जैसे आप ज्वालामुखी में जो लावा उबलता है वह किस अवस्था में होता है आप लोग बता सकते हैं? वह भी प्लाज्मा अवस्था में होता है। ये देखिए ऊष्मा का अवशोषण कैसे होता है। ऊष्मा का अवशोषण काली या गहरे रंग वाली वस्तुएं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा का अवशोषण कैसे होता है? हम लोग आप लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादातर यूज करते हैं गर्मियों में कपड़ों का, काले कपड़ों का यूज करते हैं और हम लोग ज़्यादातर रंगीन कपड़े का यूज करते हैं। यदि हम लोग जो है सफ़ेद कपड़े का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, सफ़ेद कपड़े का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उस पर दाग लग जाता है। ठीक है, दाग की बात नहीं होती है। हमें गर्मियों में सफ़ेद कपड़े का यूज करना चाहिए क्योंकि काली और गहरे रंग वाली वस्तुएं सफ़ेद या हल्के रंग वाली वस्तुएं की तुलना में अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करता है। मतलब यदि तुलना करें काले रंग के कपड़ों में और गहरे रंग के कपड़ों में तो हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं और सफ़ेद रंग के जो कपड़े होते हैं उनकी तुलना में जो सफ़ेद रंग का कपड़ा होता है और हल्के रंग का कपड़ा होता है वह ऊष्मा का अवशोषण करता है, जहाँ काले रंग के कपड़े ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है। इसीलिए गर्मियों के दिनों में हमें सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक है, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सफ़ेद कपड़े गर्मी के दिनों में लोग सफ़ेद हल्के रंग कपड़े पहनना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि यह ऊष्मा का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। प्लाज्मा अवस्था देख लीजिए। पदार्थ की चौथी अवस्था की बात की जाए तो प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। यह अत्यधिक उच्च ताप पर पाई जाती है जिसमें परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं और सूर्य एवं तारे प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं। तो इनके उदाहरण प्लाज्मा अवस्था के उदाहरण की बात की जाए तो सूर्य और क्या होगा? तारा होगा। चलिए अब देखिए आप लोग का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। यदि आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन बता सकते हैं। आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइए। आप लोग का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने जितने चीज़ आप लोग को बताया ये सारा चीज़ आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकता है। आ सकता क्या है? आ रहा है। यदि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, पदार्थ की अवस्थाओं और ऊष्मा के बारे में कोई भी प्रश्न हो, आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आप लोग के आंसर का जवाब दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। या उसके यदि आप लोग का क्वेश्चन
थोड़ा टफ रहता है तो उसके ऊपर क्लास भी लेके आऊँगा। और इससे रिलेटेड जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड लघुत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, दीर्घोत्तरीय, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन होंगे, ये सारा चीज़ मैं आप लोग को करवाऊँगा इसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में। तो गाइस जाइए, यदि आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को और नहीं किए हैं, जाके कर लीजिए। आप ही के फ़ायदा के लिए हम बता रहे हैं और आप लोग का क्लास यहीं ख़त्म होता है। सो गाइस गुड नाइट, और अब हम आप लोग से मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।